तो आज के क्लास में बेसिकली हम कुछ सिस्को के डिवाइसेस के बारे में देखेंगे कि नेटवर्किंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सिस्को से हमारे पास क्या क्या डिवाइसेस है, राउटर्स में क्या क्या मॉडल्स हमारे पास होते हैं और स्विचेस में क्या क्या मॉडल्स होते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा देखेंगे कि जो मॉडल्स हमारे पास जो स्विचेस वगैरह होते हैं उनमें क्या क्या पोर्ट्स हमारे पास होते हैं, स्विचेस का हम बेसिकली एक्सेस कैसे ले सकते हैं। और उसके बाद हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि ये जो स्विच और राउटर वगैरह होते हैं इन्हें हम डिप्लॉय हम कहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि बेसिक्स मैं अभी बताऊंगा, पूरा सेशन ख़त्म होने के बाद हम उसके ऊपर डेप्थ में जाएंगे, डिज़ाइन वगैरह के बारे में हम जब देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज की सिस्को के कुछ आपका पास कुछ राउटर का जो मॉडल होते हैं ना, राउटर या स्विचेस के मॉडल होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम बात करेंगे। बस छोटा सा एक डिस्कशन हमारा चलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट आपको सिस्को के जो वेबसाइट होता है ना cisco.com, उस पर मैं ले चलूँगा। क्योंकि cisco.com एक ऐसा वेबसाइट है सिस्को की तरफ से जहाँ पे सिस्को क्या करता है, अपने सारे जो भी नया रिलीज, नया डिवाइसेस जो भी आ रहे हैं उसके बारे में जो भी प्रेस रिलीज वगैरह करना है वो बता देता है। उसके साथ साथ जो भी अभी के लिए सिस्को का जो डिवाइसेस अवेलेबल है उनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन वो दे देता है। उसके बाद उन डिवाइसेस के लिए अगर हमें कोई जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह iOS फाइल वगैरह चाहिए तो उनके बारे में भी वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिस्को के वेबसाइट में अगर आप जाओगे तो और प्रोडक्ट्स वाला जो पेज होता है ना, उसमें अगर आप चले जाओगे तो सबसे पहले ऑप्शन आपका नेटवर्किंग के लिए होता है। नेटवर्किंग मतलब यहाँ पे आपको नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने सारे डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, मतलब किसी डिवाइस के लिए आपको iOS फाइल वगैरह चाहिए या कोई VMware वगैरह के लिए आपको किसी डिवाइस का फाइल वगैरह जो भी आपको चाहिए, सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आपको जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT वगैरह रिलेटेड जो भी सिस्को सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है उसके लिए, वायरलेस सॉल्यूशन के लिए जो भी प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी के लिए आपका कोलैबोरेशन, डेटा सेंटर, क्लाउड, सारे के लिए जितने भी तरह का ये डिवाइसेस प्रोवाइड करता है, जितने भी डोमेन के लिए, सबके बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दे के रखा है कि क्या क्या डिवाइस आपका अवेलेबल है। तो हमें उनके बारे में कोई देखने की अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। हम बस यहाँ पे क्या करेंगे, अभी कुछ राउटर्स और स्विचेस के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कुछ स्विचेस के मॉडल के बारे में। तो स्विचेस वाले पेज पे आपको दिखेगा बहुत सारे सीरीज़ जो है वो सिस्को का आपका ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सिस्को ने यहाँ पे रखा है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट पे चला जाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ कैटेगरी आपको देखने को मिलता है। LAN एक्सेस स्विचेस। LAN एक्सेस स्विचेस मतलब आपका वो स्विचेस जो आप क्या कर सकते हो, अपने जो लोकल एरिया नेटवर्क आप बना रहे हो ना, उस नेटवर्क में आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपका स्टार टोपोलॉजी होता है, उसमें क्या करते हो आप, एक सेंट्रलाइज डिवाइस आपके पास होता है, उसके साथ आपका बहुत सारे डिवाइसेस क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो उनके लिए वो स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो सेंट्रलाइज डिवाइस मेरा होता है उसमें मेरा जो डिवाइस लगेगा ना, वो डिवाइस को मैं क्या बताऊँगा अपने लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, उसे LAN एक्सेस स्विचेस हम बोलते हैं। तो उसके लिए सिस्को ने यहाँ पे कुछ मॉडल्स रखे हैं। जैसे आपके पास कैटलिस्ट 9200 आपको मिलेगा, कैटलिस्ट 9300, कैटलिस्ट 9400 आपको देखने को मिलेगा। अभी के लिए ये सारे मॉडल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लेटेस्ट मॉडल है। तो 9200 आपका सबसे मतलब लोएस्ट वाला मॉडल होता है इसमें। उसके बाद आपका थोड़ा आता है और थोड़ा हायर एंड के लिए आपके पास 9300 मॉडल्स होते हैं। और उसके ऊपर और थोड़ा अगर आप हायर लेवल के लिए अगर आप देखोगे या फिर कोर लेवल के लिए आपको कुछ स्विचेस चाहिए ज़्यादा पोर्ट्स के साथ, ज़्यादा कैपेबिलिटी के साथ, तो आपके पास 9400 सीरीज़ के जो मॉडल्स होते हैं वो आपके पास होते हैं। इसके बाद उसने कुछ LAN कॉम्पैक्ट स्विचेस भी उसने रखा है। और उसके बाद LAN कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हो बड़े नेटवर्क के लिए ज़्यादा कैपेबिलिटी देने के लिए, तो उनके लिए है। डेटा सेंटर के लिए भी उन्होंने कुछ स्पेसिफिकली स्विचेस रखे हैं, डेटा सेंटर स्विचेस। उसके बाद स्मॉल बिजनेस के लिए भी कुछ स्विचेस उसने रखा है। इंडस्ट्रियल के लिए जो बिजनेस होते हैं उसके यूज के लिए भी उसने कुछ रखा है। हालांकि इतने सारे स्विचेस के बारे में हमें देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा होता है आपका बहुत सारे जो पार्ट होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं आपका डेटा सेंटर वगैरह के लिए, उसमें जो डोमेन होता है ना उसके अंदर आपका आ जाते हैं। हमें बेसिकली जनरल से हमें जो कैटलिस्ट स्विचेस होते हैं ना, जो LAN में हम स्विच यूज करते हैं उनके बारे में हमें देखना है। या फिर जनरल जो लोकल एरिया नेटवर्क हम बनाते हैं ना, उनके लिए हमें क्या क्या डिवाइस की ज़रूरत पड़ता है उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसने 9200 के बारे में उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। तो ये बेसिकली आपका जो डिवाइसेस होते हैं इसमें 9200, 9300 उसने कुछ मॉडल्स इसीलिए बना के रखा है कि कैपेबिलिटी के हिसाब से, कैपेबिलिटी और आपके पास कुछ पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट्स के कितने स्पीड आपका हो सकता है और कितना यूजर जो होते हैं ना उस डिवाइस के साथ कनेक्टेड, कितने यूजर के कितने डेटा जो एक्सेस करते हैं, उस डेटा एक्सेस की कैपेबिलिटी को वो हैंडल कर सकता है। उसी हिसाब से आपका बहुत सारे मॉडल जो है सिस्को का इंट्रोड्यूस किया गया है। क्योंकि ऐसा नहीं ना कि आपके पास बहुत कम ही यूजर आपका होते हैं, बहुत कम यूजर आपके पास यूज कर रहे हैं, बहुत कम डाटा आप यूज कर रहे हो, उस जगह पे अगर मैं आपको एक हायर एंड का डिवाइस दे देता हूँ तो उसमें क्या होगा,
आपके जो पैसा है ना वो हायर एंड के जो डिवाइसेस होते हैं उसके लिए आपका पैसा जो होता है ज़्यादा खर्च हो जाएगा। अगर आप छोटा नेटवर्क बनाना चाहते हैं उस केस में मैं आपको कोई लोअर एंड का जैसे डिवाइस 9200 वगैरह डिवाइस मैं आपको दे सकता हूँ। उससे क्या होगा, आपका पैसा भी बचेगा। नहीं तो अगर मैं आपको उस जगह पे आपको कुछ हायर एंड वाला अगर सजेस्ट कर लेता तो आप क्या करोगे, सिंपली आप सिस्को का ना लेके किसी दूसरे जो वेंडर होते हैं ना, जैसे आपके पास और भी होते हैं, जूनिपर वगैरह होते हैं आपके पास, सोफोस वगैरह होते हैं, तो उनके डिवाइसेस जो कम रेट में आपके पास होगा आप उसी को ले लोगे। क्योंकि आपको भी पता है, क्योंकि आपके पास अगर बजट कम है इसका मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी छोटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9200 के भी कुछ मॉडल आपके पास होते हैं, कुछ वेरियस मॉडल्स आपके पास है। 9200 का मतलब आपका ऐसा होता है, कुछ मॉडल में आपको वेरिएशन आपको देखने को मिलता है, मतलब पोर्ट के हिसाब से आपको कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। पोर्ट का मतलब आपको एक छोटा नेटवर्क चाहिए, आपके पास 24 पोर्ट वाला आपको एक डिवाइस चाहिए, तो उसके लिए भी आप जो मॉडल है उसके लिए आप चूज कर सकते हो। या फिर आपको ज़्यादा पोर्ट चाहिए, मतलब आपको 48 पोर्ट वाला स्विच चाहिए, तो उसके लिए 9200 का 48 पोर्ट वाला भी स्विच आपको मिल सकता है। या फिर ऐसे कुछ पोर्ट की इन्फॉर्मेशन आपका जैसा है ना, आप ऐसा देख सकते हो 4x1 जिग, उसके बाद 4x1 और 10 जिग, उसके बाद 2x25 जिग। तो इसका मतलब आपका क्या है, ये डिवाइस में आपका 1 Gbps का 4 पोर्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, 4 आपको 10 Gbps या फिर 1 Gbps का पोर्ट यूज करने के लिए देखने को मिलेंगे, 2 आपको 25 Gbps का पोर्ट और 2 आपको 40 Gbps का पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह का आपका यूसेज के हिसाब से आपको कितने Gbps का पोर्ट आपको चाहिए उसके हिसाब से भी आप मॉडल चूज कर सकते हो। उसके बाद आपका डिवाइस का जो होता है ना, कि आपका डिवाइस का जो कैपेबिलिटी होता है, कितना बैंडविड्थ को वो हैंडल कर सकता है। जैसे यहाँ पे सारे मॉडल में शायद उसने 160 Gbps का कैपेबिलिटी मेंशन करके रखा है, उस हिसाब से भी आप देख सकते हो, जो मॉडल आपको चाहिए आप चूज कर सकते हो। उसके बाद आपका और एक ऑप्शन आपके पास होता है PoE प्लस। PoE प्लस मतलब आपको मैंने बताया था ना, ईथरनेट में आपके पास 4 पोर्ट तो डेटा के लिए होता है और बाकी 4 पोर्ट आपका पावर प्रोवाइड करने के लिए होता है, जो कि आप पावर ओवर ईथरनेट आप बोलते हो या फिर PoE से बोलते हो। तो उसमें क्या होता है, आपके पास कुछ एक्सेस पॉइंट होते हैं और आपके पास कुछ IP फोन्स होते हैं जिनको पावर की ज़रूरत होता है। तो PoE प्रोवाइड करना, अगर PoE कैपेबिलिटी के साथ अगर आप स्विचेस देखते हो ना, तो उस स्विचेस का जो कीमत होता है वो थोड़ा हाई एंड के लिए स्विचेस आपको जाना पड़ता है और उसका जो प्राइस होता है वो प्राइस भी थोड़ा आपका ज़्यादा होता है। अगर आपके पास कोई एक्सेस पॉइंट या IP फ़ोन नहीं है तो आपको PoE की ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए आप PoE प्लस स्विचेस के लिए आप मत जाओ। उसके लिए बिना PoE के साथ जनरल जो स्विच होते हैं 9200 मॉडल, उसको आप चूज कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सेस पॉइंट्स है या फिर IP फ़ोन है तो उस केस में आपको PoE वाला जो फीचर जिसमें मिलता है उसके साथ आपको जाना पड़ता है। तो इसी तरह कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको जो डिवाइस होते हैं ना, उस सारे मॉडल में आपको बहुत सारे वेराइटी इसलिए आपको सिस्को में देखने को मिलते हैं, तो उसी हिसाब से आपको डिवाइस भी चूज करना पड़ता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास क्या चाहिए, आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको देखना पड़ता है। तभी सिस्को क्या करता है, अपने आपके हर एक ज़रूरत के लिए उसने एक सा मॉडल बना के ऑलरेडी रखा है, तो उसमें से आपको बस चूज करना पड़ता है। हालांकि ये सेल्स वाले के पार्ट होते हैं, जो सेल्स वाले वगैरह होते हैं ना, वो आपका देख लेते हैं ये सारे चीज़ों के बारे में कि आपको कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बता देते हैं। तो इसी तरह अगर हम 9300 के मॉडल के बारे में भी देखेंगे तो आपको भी यहाँ पे भी आपको बहुत सारे मॉडल्स देखने को मिलेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें भी आपका वही है, आपको कुछ 24 पोर्ट के देखने के मिलेंगे, कुछ आपका जो है मतलब 48 पोर्ट के आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोर्ट के हिसाब से भी आप देख सकते हो आपको कितना 10 Gbps का पोर्ट मिल रहा है, कितना आपको 40 Gbps का पोर्ट मिल रहा है, और आपको PoE चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो होता है ना, ये सारे चीज़ें। PoE क्या है? PoE आपका पावर ओवर ईथरनेट होता है। आपके डिवाइस से दूसरे डिवाइस जैसे होते हैं, आपके पास एक्सेस पॉइंट्स होते हैं या फिर IP फोन्स होते हैं, उनको पावर चाहिए होता है। तो उनको क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास जो एक्सेस पॉइंट होता है ना, वो एक्सेस पॉइंट अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखने के लिए जाओगे तो एक्सेस पॉइंट क्या होता है, आपका जो ऊपर रूफ होता है ना उसमें माउंट होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो एक डिवाइस को चलने के लिए आपको पावर चाहिए। जैसे स्विच है, स्विच को आप क्या करते हो, डायरेक्ट पावर दे देते हो, पावर प्लग लगा के डायरेक्ट इलेक्ट्रिक के साथ आप कनेक्शन बना देते हो ताकि आपका स्विच को पावर मिल जाए। लेकिन एक्सेस पॉइंट वगैरह जो होते हैं ना, वो बहुत सारे, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एक्सेस पॉइंट लगते हैं, या फिर हर एक टेबल में आपको एक IP फोन भी देखने को मिलता है। तो हर एक टेबल पे मैं एक पावर कोड या फिर हर एक एक्सेस पॉइंट के जगह ना मैं एक पावर कोड प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो हम उस जगह पे क्या करेंगे, ये फीचर को यूज करके डायरेक्ट हमारा जो स्विच है ना, उस स्विच से हम PoE के जरिए क्या कर सकते हैं, उस डिवाइस को पावर एंड डाटा दोनों प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी हम दे सकते हैं। डायरेक्ट हमारा स्विच से जो डिवाइस आपका अगर एक बार ईथरनेट केबल से कनेक्ट हो गया तो उसी ईथरनेट केबल से उसे पावर भी मिलेगा
और डेटा सेंड रिसीव करने के लिए भी कैपेबिलिटी मिलेगा। और वो पावर भेजने के लिए आपके पास एक फीचर होता है जिसे आप बोलते हो पीओई, पावर ओवर इथरनेट। ठीक है, ये आपको हर एक डिवाइस में देखने को नहीं मिलता है ये फीचर, लेकिन आपको अगर चाहिए तो हर एक मॉडल के लिए आपके पास पीओई वाला ऑप्शन भी है, आप उस मॉडल को चूज कर सकते हो। जैसे अगर आप 9300 मॉडल के लिए जा रहे हो तो आप बता सकते हो, एज ए कस्टमर आप बता सकते हो कि मेरे को 9300 का मॉडल चाहिए और मेरे को मान लीजिए आपके पास ज़्यादा यूजर्स है तो मेरे को 48 पोर्ट वाला स्विच चाहिए और हर पोर्ट में मेरा 1 Gbps होना चाहिए और मेरे को पीओई फीचर उसमें चाहिए, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है कि कुछ एक्सेस पॉइंट्स है मेरा कनेक्ट होंगे उस डिवाइस के साथ, तो वो आपको बोलना पड़ता है। उसी हिसाब से फिर जो आपका डीलर है या फिर आप बोल सकते हो जो वेंडर आपको डिवाइस बेच रहा है या फिर सिस्को का कोई पार्टनर है जो, वो क्या करेगा आपको उसी हिसाब से डिवाइस का मॉडल जो है आपको सजेस्ट कर लेगा कि 9300 का ये मॉडल आपके पास है, प्राइस इसका इतना आएगा, आप देख लो। ठीक है, ये बस बेसिकली आपको इसके ऊपर एज ए इंजीनियर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ सिस्को का 9200 9300 इस तरह का कुछ कैटलिस्ट मॉडल हमारे पास होते हैं जिसको हम कनेक्ट करके अपने लैन नेटवर्क में नेटवर्क को अप ला सकते हैं। हाँ बताओ। भाई इस जगह पे लिखा है जो 4x1G, इसका मतलब 4 पोर्ट है 1G का। हाँ 1 Gbps का 4 पोर्ट है आपके पास। तो यहाँ पे भी बहुत सारे यहाँ पे जो 4x10 मतलब 40 पोर्ट नहीं, 4x10 मतलब 4 आपके पास 10 Gigabit का है। ठीक है। ठीक है, तो ये सारे आपके डिवाइसेस, जब भी आप डिवाइस चूज़ करने के लिए जाते हो तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो पहला मॉडल उसने बना के रखा ना, इसमें कुछ फीचर जो है पोर्ट का नंबर वगैरह थोड़ा कम है, तो इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो थोड़ा उसने बढ़ा दिया, पोर्ट का नंबर वगैरह थोड़ा बढ़ा दिया और कैपेबिलिटी वगैरह थोड़ा उसने आगे ले लिया। और ये वाले लास्ट का मॉडल पे अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन और ज़्यादा उसने ऐड कर लिया। ठीक है, तो बस डिवाइस जब भी आप कोई डिवाइस वगैरह चूज करते हो तो आपको इस तरह का ऑप्शन के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है आप किसी नेटवर्क में किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे कोई नया डिवाइस लेने की ज़रूरत पड़ा, तो आपका वहाँ का जो आईटी मैनेजर होगा उसको नेटवर्किंग के बारे में आप मान लो उसको कुछ पता नहीं, तो वो आपसे पूछेगा कि मेरे इतना यूजर है तो उसके लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर उस जगह पर आप बता सकते हो कि मॉडल हो सकता है फ्यूचर में आपका ये 9300 भी बंद हो जाए, ऐसा आपको मिल सकता है देखने को। उसके बाद कोई नया मॉडल सिस्को ने इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन आपको पीओई चाहिए तो उस मॉडल के अंदर पीओई आपको चाहिए है कि नहीं आपको बताना पड़ता है। 10 Gbps 40 Gbps या फिर 1 Gbps किस तरह का आपको पोर्ट चाहिए वो आपको बताना पड़ता है। तो उसी हिसाब से आप क्या करोगे, अपने मैनेजर से बात करोगे, करने के बाद वो क्या करेंगे, एक सिस्को को या फिर किसी सिस्को के पार्टनर को ऑर्डर दे देंगे। उसके बाद आपका डिवाइस डिलीवर वगैरह जो भी होता है। फिर इसके बाद अगर मेरे पास बहुत सारे यूजर्स है, एक जगह पे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो उस जगह पे मेरे पास मॉडल एक है 9400। इसमें हालांकि आपको बहुत सारे, ये एक मॉड्यूलर स्विच है, आप देख सकते हो, ये इमेज पे आप देख सकते हो, इसको बड़ा कर सकते हैं क्या, ठीक है। जैसे वो वाला स्विच पे आपको बस एक उस तरह का मॉडल को आपका क्या बोलते हैं पता है, उसके पिज्जा बॉक्स वाला मॉडल उसे बोलते हैं। ठीक है, ये एक बार ओपन हो जाए तो इसमें आपका क्या होता है, ये जो मॉड्यूलर स्विचेस आपके पास होता है ना, जैसे 9400 एक मॉडल आपके पास है, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। मॉड्यूल कनेक्ट करना मतलब आपका क्या होता है, एक स्विच में अगर आप 9300 या 9200 की अगर आप बात करते हो तो उसमें आपका मैक्स टू मैक्स मान लो एक साथ आपके पास 48 पोर्ट्स आ रहे हैं, लेकिन आपको 48 पोर्ट वाले बहुत सारे आपके पास डिवाइस है कि 48 नहीं, आपको 48x3 या x4 वाला आपको चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये वाला मॉडल जो 9400 वगैरह होता है ना, इनके लिए आप जाओगे तो इसमें आप देख सकते हो। हाँ स्विच है क्या, स्विच है, सॉरी, अरे ये स्विच है क्या? हाँ ये भी आपका स्विच है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इसका, ठीक है, मैं इसको इमेज को एक बार ले लेता हूँ पेंट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो एक पार्ट है ना इस डिवाइस में, ये तो आपका, ये जो दो पार्ट आपके पास हो गए, ये डायरेक्ट आपका पावर के लिए हो गया। ये दो आपके जो आपके पास ये देखने को मिलेगी, ये आपका पावर के लिए हो गया, इस डिवाइस को पावर देने के लिए। और ये आपके पास एक मॉड्यूल हो गया, ये आपके पास एक मॉड्यूल हो गया, ये आपके पास एक मॉड्यूल हो गया। ठीक है, ये आपके पास एक मॉड्यूल हो गया। ऐसे भी इस तरह का आपको नीचे भी आपको बहुत सारे मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो टोटल इसमें आप पोर्ट के लिए आपको 7 मॉड्यूल्स मिलते हैं, और इसे आप चेसिस वाला स्विच पे आप बोलते हो, चेसिस वाला। ठीक है,
ये चेसिस वाला मॉडल होता है। तो जितने सारे आपको मॉड्यूल देखने को मिलेंगे एक के बाद एक, हर एक को एक एक चेसिस करके आपको बोला जाता है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो पोर्ट्स होता है ना, ये बहुत सारे मल्टीपल पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डिवाइसेस आप एक जगह पे कनेक्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आप ये वाला मॉडल चूज कर सकते हो। और इसमें क्या होता है, आपका इस डिवाइस के साथ आपको कैपेबिलिटी जो होता है ना, वो कैपेबिलिटी भी आपका बहुत ज़्यादा होता है। 9200 या फिर 9300 वाला जो मॉडल होता है ना, उनसे इनका ये जो डिवाइस का मॉडल है 9400 का मॉडल है, इसका कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा डाटा या फिर ज़्यादा बैंडविड्थ को ना एट ए टाइम पे ये क्या कर सकता है, आपका प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, इसमें मैं एक बार आपको वो फैन वाला चीज़ दिखा दूँ। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको एक लगा हुआ दिख रहा है ना, एक ट्रे जैसा आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली आपका एक ये फैन जो होता है ना आपके पास, वो फैन के लिए ये स्लॉट होता है। इसके अंदर कूलिंग फैन है सर, कूलिंग फैन। हाँ, कूलिंग फैन के लिए। तो इसे आप निकाल सकते हो और उसके अंदर आपको बहुत सारे फैंस जो होते हैं आपको देखने, कितने नंबर ऑफ फैंस आपको देखने को मिलेंगे वो तो मेरे को याद नहीं, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत सारे फैंस देखने को मिलते हैं। फिजिकली मैंने ये डिवाइस के ऊपर ऑलरेडी काम किया है, लेकिन मेरे को याद नहीं कितने नंबर ऑफ यहाँ पे फैन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, कुछ मॉड्यूलर स्विचेस आपके पास होते हैं जिसमें आप मॉड्यूल वगैरह ऐड कर सकते हो। तो ये एक आपके पास मॉड्यूलर स्विच है। सर आईटी कंपनी में तो इसी टाइप के स्विच होते होंगे? नहीं, वो डिपेंड करता है कंपनी का साइज कितना है। हाँ, जनरली आपको 9200 9300 देखने को मिलते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा, एक स्विच में बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं ना, इसलिए इसी टाइप पे देंगे स्विच। हाँ, लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हो ना। आप देखो, ये जो 9400 आपके पास मॉडल हो गया ना, इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। आप अगर ऐसा करते हो कि ये मान लो आपके पास 48 पोर्ट है, तो इसमें भी आपके पास 48 पोर्ट है, इसमें भी 48, इसमें भी 48, इसमें भी 48, इसमें भी 48 आपको देखने को मिलेंगे। तो इस जगह पे अगर आप 9200 वाला मॉडल ले लेते हो ना, तो उसका कॉस्ट इससे कम आ जाएगा। तो उस जगह पे आप प्रीफर नहीं करोगे कि 9400 वाला ले इसका कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट तो भाई मैं क्लियर नहीं बता सकता आपको। ठीक है, अभी आईटी कंपनी वाले को पैसा की कमी थोड़ी ना है सर, वो तो लगा सकते हैं। पैसा कमी नहीं है, अगर वो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, लेकिन एक मॉडल के लिए, एक 9200 का जनरल जो मॉडल होता है, कम से कम जो मॉडल होता है वो 4.5 लाख प्लस टैक्स का आता है 9200 का। तो इसका कीमत आप लगा लो खुद। ठीक है, ये तो है सर। जी जी। तो ऐसा कुछ नहीं कि सिस्को का जो डिवाइसेस होते हैं वो बहुत कीमत होते हैं भाई, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सोच लो, आपके पास सिर्फ 48 पीसी है। 48 पीसी को कनेक्ट करने के लिए आप एक 9200 के लिए मॉडल के लिए जा रहे हो। मान लो आपके पास लगभग चार्ज जो है 44.5 लाख आपके पास आ रहा है, प्लस 18% GST। तो मिलाने के बाद मान लो आपका चार्ज जो है वो 5.5 के आसपास आ गया। आप मान लो 48 आपके पास पीसी, तो 48 पीसी का कीमत कितना है, उसके बाद आप देख लो एक स्विच, उनको कनेक्ट करने के लिए आप एक स्विच लगा रहे हो, उसका कीमत कितना आ रहा है। ठीक है, लगभग आधा पैसा उसी में जा रहा है। तो ये होता है नेटवर्क सॉल्यूशन के लिए, तो आपके पास होते हैं भाई, पैसा खर्च करना पड़ता है। हाँ बताओ। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं। जी ठीक है सर। लेकिन आपके पास अगर आपका बैंडविड्थ ज़्यादा है, बहुत सारे यूजर जो है आपका बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम करते हैं, तो उस केस में इस डिवाइस के पास आपका कैपेबिलिटी होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कुछ मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर है, बहुत ज़्यादा यूजर है, और उसके साथ साथ उनका बैंडविड्थ यूज़ करने की कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है, तो उसके लिए आप 9400 वाला मॉडल को चूज कर सकते हो। वैसे जनरली अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, किसी भी जगह पे अगर आप कोई सॉल्यूशन देने के लिए जाते हो ना, तो आपके पास 3 लेयर्स होते हैं। जब डिज़ाइन के बारे में हम बात करेंगे तो सिस्को का जो हायरार्की मॉडल होता है ना, उसके बारे में भी हम देखेंगे। 3 लेयर मतलब आपके पास एक कोर लेयर होता है, इस तरह का आप समझो, एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होता है और एक आपके पास एक्सेस लेयर होते हैं। तो कोर लेयर में आपका जो डिवाइसेस होते हैं ना, वो थोड़ा हाई एंड डिवाइसेस आपको लगाना पड़ता है। आप बेसिकली आप देखोगे आपको राउटर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में आपके पास क्या है कि आपका कुछ डिवाइसेस होते हैं, और एक्सेस लेयर में भी आपके पास बहुत सारे एक्सेस स्विचेस होते हैं। एक्सेस लेयर स्विचेस मतलब इसके साथ आपका पीसी डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस मतलब इसके साथ आपका एक्सेस स्विचेस जो है वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इस तरह का आप मान लो। उसके बाद आपका कोर मतलब
कोर के साथ आपका जो भी बाहर के साथ जो राउटिंग वगैरह है, या फिर आपका WAN लिंक है, या फिर आपका फायरवॉल डिवाइस है, तो ये सारे डिवाइस जितने भी होते हैं ना, WAN के सॉल्यूशन जितने होते हैं वो सारे आपके कोर के ऊपर होते हैं। जैसे आपको VPN कनेक्शन लेना है या क्या करना है, आपको MPLS लिंक कनेक्शन करना है, BGP वगैरह उसके ऊपर चलाना है, जो भी करना है आपको कोर वाले डिवाइस जो होता है उसके ऊपर आप करते हो। और ये डिस्ट्रीब्यूशन तक आपका जो होता है ना, कोर में आप चाहो तो राउटर ले सकते हो, चाहो तो आप स्विच यूज कर सकते हो, या फिर फायरवॉल को भी किसी जगह पे आपको देखने को मिलेगा, कोर लेयर पे वो लगा देते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर एक्सेस तक आपको सारे स्विचेस देखने को मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या करते हैं, अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसके पास मान लो 1000 नंबर ऑफ यूजर्स है, तो वो क्या करते हैं 1000 नंबर ऑफ यूजर के लिए, या फिर आप मान लो आपके पास एक बड़ा ब्लॉक था, हर एक ब्लॉक के लिए उनको 5 स्विचेस चाहिए, तो हर एक ब्लॉक के लिए वो क्या करते हैं 9200 का 5 स्विच उन्होंने ले लिया, और वो 5 स्विच को इस तरह का उन्हें मान लो उनके पास 20 नंबर ऑफ ब्लॉक थे या फिर ऐसा था, तो हर एक ब्लॉक का जितने भी एक्सेस स्विच उनके पास है, वो सारे एक्सेस स्विच को वो क्या करते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो उस जगह पे कभी कभार अगर ज़्यादा स्विचेस आपके पास एक्सेस का भी हो गए, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको 9400 के लिए लेना पड़ेगा, या फिर आप 9300 भी ले सकते हो। अगर आपके पास फ्यू नंबर ऑफ एक्सेस स्विचेस है तो आप 9300 मॉडल के लिए भी जा सकते हो। हालांकि सिस्को ने कुछ मॉडल्स बस इसलिए बना के रखा है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपका अगर रिक्वायरमेंट छोटा है तो उसके लिए छोटा मॉडल भी है, अगर आपका रिक्वायरमेंट बड़ा है तो आपके पास बड़ा मॉडल है। इसी तरह अगर आप डेटा सेंटर वगैरह के लिए आप बात करोगे तो वहाँ पे आपका क्या होता है, कुछ नेक्सस मॉडल वगैरह सिस्को ने भी ऑलरेडी रखा है, जिनके पास बैंडविड्थ कैपेबिलिटी वगैरह या फिर डेटा प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। और डेटा सेंटर में जो जो चीज़ उनका यूज होता है उसी के अकॉर्डिंग जो भी एक नेटवर्क में चाहिए सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि वो आपका CCNA, CCNP, CCI डेटा सेंटर का पार्ट होता है जो नेक्सस होता है। उसके बाद अगर हम कुछ राउटर के मॉडल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको राउटर्स भी देखने को मिलेंगे। ये भी राउटर के मॉडल आपके जो होते हैं ना, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रांच पहले वाला ऑप्शन है। ब्रांच मतलब आपके जो कंपनी का कुछ ब्रांच होते हैं, या फिर आप जो नया कंपनी अपना बना रहे हो वो भी एक ब्रांच जैसा होता है ना, तो उन ब्रांच में यूज करने के लिए आपका जो राउटर्स होते हैं उनके स्पेसिफिकली उसी यूज के लिए उसने कुछ मॉडल्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। उसके बाद WAN एग्रीगेशन के लिए, मतलब आपके पास जो होता है ना, आप MPLS का लिंक ले रहे हो या फिर आपका इंटरनेट का लिंक आप ले रहे हो, तो उस केस में वहाँ पे आपका जो एज डिवाइस जिसे बोलते हैं उस जगह पे यूज करने के लिए इसने कुछ मॉडल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके रखा है। उसके बाद आपका उसी एज के लिए भी कुछ इसने और थोड़ा हाई एंड वाला डिवाइस इंट्रोड्यूस करके रखा है। जैसे आपके पास प्रोवाइडर एज वगैरह हो गया ना, आपके ISP वगैरह होते हैं, तो उनके एंड पे क्या होता है डाटा प्रोसेसिंग करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होता है और राउटिंग टेबल भी उनको ज़्यादा चाहिए। मतलब उनके पास इंटरनेट पे क्या होता है, आपके जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना उनके राउटर जो होते हैं उसके अंदर आपका सारे प्रीफिक्स होते हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया का जितने भी पब्लिक IP एड्रेस होता है ना, उसमें से जो भी IP एड्रेस या फिर IP नेटवर्क यूज हो रहा है उन सारे IP एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन आपके जो इंटरनेट में जो भी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना उनके राउटिंग टेबल में अवेलेबल होता है। तो उनको ज़्यादा बड़ा राउटिंग टेबल साइज वाला और ज़्यादा डेटा को प्रोसेस करने वाला, क्योंकि आपके जो ISP होते हैं ना उनके पास लाखों यूजर्स होते हैं, तो उनके डेटा को प्रोसेस कर पाने वाला तो कैपेबिलिटी के साथ जो भी डिवाइसेस उनके पास होते हैं ना, तो वो डिवाइसेस आपका इस तरह का डिवाइसेस आपका सिस्को इंट्रोड्यूस करता है या फिर उनको प्रोवाइड करता है। हालांकि ये एज डिवाइस कैसा काम करता है, क्या एज डिवाइस होता है, आप जब राउटर के बारे में राउटिंग जब आप पढ़ोगे तो अभी आपको पता चलेगा, और थोड़ा बहुत जब हम डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे तो इस सारी चीज़ के बारे में आपको थोड़ा और क्लियर बन जाएगा। और यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी उसने कुछ मॉडल आपका स्पेसिफिकली बना के रखा है, और इंडस्ट्रियल यूज के लिए और आपका कुछ वर्चुअल यूज के लिए भी उसने कुछ मॉडल रखा है। वर्चुअल मतलब आपको पता है ना, वर्चुअली आप कुछ राउटर यूज कर रहे हो, जैसे AWS वगैरह होता है ना, आपका क्लाउड वगैरह होता है, क्लाउड में भी आप राउटर वगैरह डिप्लॉय कर सकते हो, तो उनके लिए भी स्पेसिफिकली कुछ राउटर उसने रखा है मॉडल वगैरह, वो भी आपके पास है। और स्मॉल बिजनेस वगैरह के लिए जो राउटर आप यूज कर सकते हो वो सारे मॉडल आपका यहाँ पे अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगे। आपको बेसिकली राउटर जब आप चूज करने के लिए जाते हो ना, तो आप किस लिए उसे यूज करना चाहते हो। आप मान लो कि मेरे एक राउटर मेरे को चाहिए, मेरे कंपनी में एज जो है ना, मतलब मेरे कोर लेयर पे या फिर एज पे मैं एक राउटर लगाना चाहता हूँ, जिससे मैं क्या करना चाहता हूँ, जो ISP कनेक्शन मेरे पास आ रहा है या फिर इंटरनेट कनेक्शन आ रहा है उसे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, उसके ऊपर मैं BGP चलाना चाहता हूँ, या फिर मैं उसे डिफ़ॉल्ट रूट एक देके VPN कनेक्शन एक बनाना चाहता हूँ। तो उसमें उसके हिसाब से आपका देखा जाता है कि मेरे राउटर के पास कितना कैपेबिलिटी होना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, अपने यूसेज के हिसाब से ही हमेशा हम जब भी कोई मॉडल चूज करने के लिए जाते हैं ना, तो उसके लिए हम चलने के लिए मीन्स मॉडल चूज करने के लिए चले जाते हैं। तो आप भी बेसिकली अगर किसी LAN नेटवर्क में काम करने के लिए जाओगे जनरली, तो आपको ये ब्रांच वाला मॉडल जो होता है ना, ISR 1000 सीरीज या फिर आपका ISR 4000 सीरीज, ये सारे मॉडल आपको देखने को मिलेंगे।
अगर आप किसी बड़े जैसे सर्विस प्रोवाइडर वगैरह के पास अगर आप काम करने के लिए जाते हो तो उस केस में आपका जो सिस्को का 8000 सीरीज़, ASR 9000 सीरीज़, तो ये सारे मॉडल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जनरली अगर आप देखोगे तो आपको हर किसी नेटवर्क में आजकल अगर आप देखोगे तो ISR जो 4000 सीरीज़ का कोई भी मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर ISR 1000 सीरीज़ वगैरह आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले भी आपके पास सिस्को की तरफ से कुछ मॉडल्स थे, जब हाँ कुछ मॉडल्स थे आपके पास, 2900 सीरीज़ आपके पास था, 2800 सीरीज़ था। ये सारे मॉडल अब सिस्को की तरफ से बनाया नहीं जा रहे हैं। आपका एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे, सिस्को जब भी कोई मॉडल इंट्रोड्यूस करता है ना, जैसे मान लो मैं 4431 करके एक मॉडल के बारे में बात करता हूँ, तो सिस्को क्या करता है, उस मॉडल को हमेशा जब भी इंट्रोड्यूस करता है ना, कुछ दिन वो मॉडल चलने के बाद, जैसे आपके पास होता है ना, आप मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आप देखते हो, तो उसमें क्या है, पहले जब एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास आए थे तो उस फ़ोन में आपको 512 MB का RAM या फिर 1 GB के RAM के साथ आपको देखने को मिलते थे। फिर जो आपका हार्ड डिस्क मेमोरी या फिर इंटरनल मेमोरी 8 GB के साथ देखने को मिलता था। लेकिन बाद में जब एप्लीकेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया हायर एंड का, तो उसके बाद आपका फ़ोन्स जो है हायर एंड का धीरे धीरे बढ़ाते गया। जैसे आपने देखा होगा सैमसंग का जो पहले वाला मॉडल था वो डोस वगैरह कुछ मॉडल एंड्रॉयड के लिए लेके आया था, फिर बाद में उसने धीरे धीरे मॉडल चेंज करके अब जो मॉडल उसका आ रहा है 8 GB 12 GB RAM के साथ आ रहा है। तो उसी हिसाब से जैसे आपका यूसेज के हिसाब से धीरे धीरे डिवाइस भी अपग्रेड होते रहते हैं ना, तो सिस्को भी वैसे ही करता है। जब भी वो कोई भी मॉडल इंट्रोड्यूस कर लेता है ना, उसके कुछ दिन इंट्रोड्यूस होने के कुछ दिन बाद फिर उस डिवाइस का एंड ऑफ लाइफ EOL या फिर एंड ऑफ लाइफ भी वो डिक्लेयर कर देता है। एंड ऑफ लाइफ मतलब एक ऐसा डेट वो डिक्लेयर करता है जिस डेट के बाद ये डिवाइस का मैन्युफैक्चर अब नहीं होगा या फिर आपको खरीदने के लिए नहीं मिलेगा, इसका सेल ही वो बंद कर देता है। एंड ऑफ लाइफ या फिर आप एंड ऑफ सेल बोल सकते हो उसे, ठीक है। तो एक डेट वो डिक्लेयर कर देता है जिसके बाद, हालांकि आप ऐसा मान सकते हो 3 साल 5 साल के बाद वो डिक्लेयर कर देता है। एक बार ये डेट आपका चला जाता है, फिर उसके बाद ये सेम मॉडल आप नहीं खरीद सकते। उसके बाद हर एक डिवाइस के लिए एक चीज़ होता है एंड ऑफ सपोर्ट, EOS। एंड ऑफ सपोर्ट मतलब आपके डिवाइस के ऊपर बहुत सारे सपोर्ट सिस्को की तरफ से दिए जाते हैं। जैसे कोई आप नया मॉडल खरीदने के लिए या फिर कोई नया टीवी वगैरह जब आप खरीदने जाते हो ना, तो आपको क्या होता है, टीवी के ऊपर आपको एक गारंटी मिलता है, एक आपके पास वारंटी होता है। इस तरह का कुछ चीज़ होता है ना, उसके अंदर अगर आपका टीवी कुछ भी ख़राब होता है तो आपको क्या होता है, जो टीवी प्रोवाइडर है जी या फिर जो उसका कंपनी है, जो वेंडर है, वो क्या करता है, आपका टीवी रिप्लेसमेंट या फिर आपका रिपेयर वगैरह करना, सारे काम के ऊपर वो देख लेता है। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। उसके बाद भी आपका एक होता है, आपका टीवी मान लो वो मॉडल भी बंद हो गया, उसके बाद आपका टीवी में कोई पार्ट अगर आपका ख़राब हो जाता है तो आपको ख़रीदने के लिए भी मिल जाता है उस कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे भी आपका जो राउटर वगैरह होता है ना, उनमें भी इस तरह का कुछ चीज़ होता है। सबसे पहले जब सिस्को अपना सपोर्ट देना बंद कर देता है उस डिवाइस के लिए, तो सिस्को के पास 2 तरह का सपोर्ट होता है। एक होता है हार्डवेयर के लिए, एक होता है सॉफ्टवेयर के लिए। हार्डवेयर मतलब पूरे डिवाइस के ऊपर अगर आपका कुछ दिक्कत होता है, उसमें पार्ट्स चेंज करने की ज़रूरत पड़ता है, ये एंड ऑफ सेल होने के बाद, ठीक है। डिवाइस एंड ऑफ सेल हो गया, उसके बाद भी आपके डिवाइस में अगर कोई हार्डवेयर वगैरह ख़राब होता है या फिर कुछ होता है, तो एक डेट सिस्को का फिक्स होता है, उस डेट तक वो क्या करता है, आपको सपोर्ट करता रहता है। आप चाहो तो पैसा दे के भी पार्ट्स खरीद सकते हो सिस्को से, वो अवेलेबल हो जाते हैं। और सॉफ्टवेयर सपोर्ट मतलब उसके ऊपर जो iOS आपका चढ़ाया जाता है ना, उस iOS में कोई बग आ गया या फिर नया iOS वर्जन लॉन्च करना, जैसे आपका डिवाइसेस में होते हैं ना, आपको कुछ डिवाइसेस ऑलरेडी बता देते हैं कि 2 साल तक जो भी लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड का आएगा हम आपको अपडेट करा देंगे आपके फ़ोन को। 2 साल के बाद फिर अपडेट आपका बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, कोई भी अपडेट आपके डिवाइस के लिए नहीं आता है। अगर आपने कोई 2 साल पुराना या फिर उससे पहले का कोई मॉडल अगर आप फ़ोन का यूज़ करते हो ना, तो आपका क्या होता है 2 साल तक या फिर ऐसा कोई टाइम पीरियड वो डिक्लेयर करते हैं, वहाँ तक आपका क्या होता है, जो डिवाइस में अपडेट, जैसे सिक्योरिटी पैच हो गया आपका, नया एंड्रॉयड का कोई वर्जन वगैरह आ गया, तो उसके लिए जो अपडेट होते हैं आपके पास आते रहते हैं डिवाइस अपडेट करने के लिए। लेकिन फिर वो टाइम चला जाने के बाद आपके पास कोई अपडेट्स नहीं आते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर के लिए सिस्को भी क्या करता है, कुछ डेट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए कुछ डेट डिफाइन करता है, और उस डेट तक कोई भी अगर सॉफ्टवेयर में चेंज या फिर बग वगैरह आता है या फिर चेंज करने की ज़रूरत पड़ता है तो सिस्को करता रहता है और नया सॉफ्टवेयर जो उसके लिए भेजता रहता है, मतलब उसके वेबसाइट में जो होता है वहाँ पे वो अपडेट करता रहता है। उसके बाद वो ख़त्म हो गया तो आपको कुछ नहीं मिलता है। और आपका एक बार ये एंड ऑफ सपोर्ट जो होता है ना, वो ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद सिस्को किसी भी तरह का हेल्प आपको नहीं करता है। आपका डिवाइस अगर ख़राब हो गया तो सिस्को डायरेक्ट सजेस्ट कर देता है आप नया वाला उसके लिए जो मॉडल है ना वो ले आओ। जैसे अगर किसी ने आप में से किसी ने नेटवर्किंग के ऊपर कुछ काम किया है कहीं पे या फिर सुना है, तो सबसे पहले आपके पास कुछ मॉडल्स थे, जैसे आपके पास 2960 वगैरह कुछ मॉडल्स थे, स्विच में आपके पास 3550 मॉडल था, तो इस तरह का कुछ आपके 3650 वगैरह।
तो ये सब मॉडल अभी क्या है ना, आपका आउटडेटेड हो चुके हैं, मतलब इसका एंड ऑफ सेल और एंड ऑफ सपोर्ट सब कुछ खत्म हो चुका है। तो इसके लिए सिस्को ने क्या किया है कि अगर आप इस मॉडल के लिए अगर आप यूज करते थे तो सिस्को डायरेक्ट सजेस्ट कर देता है कि आप 9200 या फिर 9300 मॉडल के लिए चले जाओ। ये लेटेस्ट मॉडल है जो कि इनके रिप्लेसमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ये चीज़ भी मैं आपको इंटरनेट में दिखा सकता हूँ। सिस्को डिक्लेयर करता है, मैं एक मॉडल ले लेता हूँ, सिस्को 2960 मॉडल में ले लेता हूँ, ठीक है। एंड ऑफ लाइफ हम सर्च करते हैं। तो यहाँ पे आप पूरा लिस्ट देख सकते हो, जो जो मॉडल आपका एंड ऑफ सेल और एंड ऑफ लाइफ जा रहे हैं ना, उनका पूरा लिस्ट इसको यहाँ पे, हालांकि उसका आपका प्रेस रिलीज भी होता है। यहाँ पे डेट के बारे में उसने इंफॉर्मेशन नहीं लिखा है। एक सेकंड में दिखा देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले एंड ऑफ लाइफ मतलब आपका जनवरी 8 को उसने 2016 को डिक्लेयर कर दिया। इस डेट के बाद आपका डिवाइस अब क्या है कि इसका एंड ऑफ लाइफ हो गया, मतलब सिस्को अब मैन्युफैक्चर नहीं करेगा इसकी डिवाइस को। उसके बाद एंड ऑफ सेल उसने डिक्लेयर किया कि जुलाई 8 2016 के बाद इस डिवाइस का सेल नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका कुछ है लास्ट शिप डेट, मतलब लास्ट डेट कब शिप किया गया था वही सेम डेट आपका दिया गया है। ये डेट लास्ट है। जब अगर आपको नया डिवाइस चाहिए, इसका इसी मॉडल का नया डिवाइस चाहिए तो आपको शिपमेंट दी जा सकती है। फिर उसके बाद आपका एंड ऑफ सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपका आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के लिए, जनवरी 7 2017 को ये हो गया। उसके बाद अगर आपका कुछ सिक्योरिटी वगैरह इशू हो गया तो उसके ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो बग वगैरह कुछ आ गया तो जुलाई 8 2017 तक वो सपोर्ट दे सकता है। उसके बाद आपका जो हार्डवेयर वगैरह होता है ना, डिवाइस का जितने भी सपोर्ट होता है वो सारे सपोर्ट ओएस या फिर हार्डवेयर जो भी सपोर्ट आपका होता है वो जुलाई 31 2021 को ख़त्म हो रहा है। मतलब ये अभी तक ख़त्म नहीं है, हो जाएगा। अगर आपके पास ये मॉडल है, अभी के लिए भी सिस्को बोलता है कि ये मॉडल के लिए आप 9200 के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप ये पुराना मॉडल ऑलरेडी चला रहे हो तो जुलाई 31 2021 के बाद ये डिवाइस आपका काम का नहीं मतलब आप चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन सिस्को की तरफ से कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। कोई भी अगर दिक्कत आपको आता है ना तो उसके वजह से आप सिस्को कुछ भी आपको नहीं कर सकता। और यहाँ पे कौन सा मॉडल आप यूज कर सकते हो, हालांकि इसने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको कौन सा मॉडल इसके रिप्लेसमेंट में आप ले सकते हो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको सिस्को की तरफ से मिल जाता है। तो इस तरह का कुछ डिवाइसेस होता है, डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन जो सिस्को की तरफ से आपको देखने को मिलते हैं। तो और ये डिवाइसेस क्या होते हैं इसके बारे में, जो नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में हम पढ़े थे तभी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। अभी हम देखेंगे डिवाइसेस में कुछ पोर्ट्स होते हैं और डिवाइसेस के एक्सेस वगैरह जो होता है ना वो हम कैसे ले सकते हैं। तो अगर मैं किसी डिवाइस का एक्सेस लेना चाहता हूँ ना, तो अभी के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। क्या क्या 3 ऑप्शन हमारे पास होते हैं? एक तो हम कंसोल एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। आपके डिवाइस के ऊपर एक कंसोल पोर्ट होता है जिसके साथ हम क्या करते हैं, अपना कंसोल केबल कनेक्ट करते हैं, उसको फिर अपने लैपटॉप या फिर डिवाइस के साथ हम उस पोर्ट को कनेक्ट करते हैं। करने के बाद हम जो डिवाइस इसका है ना, इसका कंसोल एक्सेस यहाँ पे हम पुटी वगैरह यूज करके ले सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम रिमोटली एक्सेस भी ले सकते हैं। रिमोट एक्सेस मतलब हम पहले कंसोल एक्सेस किसी डिवाइस का ले लिए, इसमें एक इंटरफेस हमारे पास था, उस इंटरफेस पे हमने कुछ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लिया और इसको हमने अपना LAN में कनेक्ट कर लिया या फिर किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लिया। फिर उसी आईपी एड्रेस को हम एक्सेस जब इस डिवाइस से करेंगे टेलनेट या SSH के ज़रिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उस डिवाइस का CLI एक्सेस ले सकते हैं जिसको हम रिमोट एक्सेस बोलते हैं। और एक हमारे पास ऑप्शन होता है GUI, ग्राफिकल एक्सेस के लिए। आपके डिवाइस में HTTP या फिर HTTPS एनेबल होना चाहिए, इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ग्राफिकल एक्सेस देने के लिए भी आपको कंसोल एक्सेस लेना पड़ता है, फिर लेने के बाद GUI एक्सेस आपको दे देना पड़ता है। कैसे देना पड़ता है, आपको HTTP या फिर HTTPS का सर्विस आपके डिवाइस के लिए एनेबल करना पड़ता है।
फिर उसके बाद आपके डिवाइस में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ता है और उसी आईपी एड्रेस को आप क्या करते हो, अपने ब्राउज़र से एक्सेस करते हो। करने के बाद आपका डिवाइस का जो GUI एक्सेस होता है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका होता है, वो आपके पास आ जाता है। हालांकि जब भी आप कोई नया डिवाइस को देखने को आपको मिलेगा ना, कोई नया डिवाइस आपके पास है, तो उसमें आपका क्या होता है, अभी के लिए कुछ मॉडल ऐसे होते हैं, HP की तरफ से आप मानो या फिर सिस्को की तरफ से आप मानो, उसमें एक मैनेजमेंट पोर्ट आपका होता है। ठीक है, मैनेजमेंट पोर्ट आपका बेसिकली क्या किया जाता है, ये पोर्ट आपके लिए होता है मैनेजमेंट एक्सेस लेने के लिए, और एक आपके पास कंसोल पोर्ट तो होता है। ठीक है, और आपके पास कुछ जनरल पोर्ट्स होते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो कंसोल पोर्ट है, ये तो आपको पता है कि डायरेक्टली आप कंसोल केबल कनेक्ट करके उस डिवाइस का एक्सेस ले सकते हो। जनरली क्या होता है, किसी नया डिवाइस को अगर आप कॉन्फ़िगर करने के लिए जाते हो या फिर आपके पास आ गया एक नया डिवाइस, तो आप कंसोल एक्सेस ले लेते हो। सबसे पहले आपको ये एक्सेस चाहिए। या फिर अगर उसमें कुछ डिवाइसेस ऐसे भी आपको मिलते हैं जो मैनेजमेंट इंटरफेस होता है ना, उसमें ऑलरेडी आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर मिलते हैं। ठीक है, एक आईपी एड्रेस इसने बाय डिफ़ॉल्ट जैसे 192.168.1.1 करके आईपी एड्रेस ये कॉन्फ़िगर करके रखता है। आप इस मैनेजमेंट पोर्ट के साथ अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लो LAN पोर्ट में। करने के बाद अपने डिवाइस को इस रेंज में से एक आईपी देने के लिए इसके जो डॉक्यूमेंट होता है ना ये डिवाइस का, इसमें ऑलरेडी मेंशन किया जाता है। आप अपने डिवाइस को 192.168.1.2 आपने दे दिया या फिर इसी रेंज का कोई आईपी आपने दे दिया। करने के बाद आप ये वाला आईपी एड्रेस को एक्सेस करोगे। ठीक है, आप टेलनेट करो या SSH करो, ऑलरेडी अगर अवेलेबल है तो आप करो, नहीं तो अगर ये ऑलरेडी GUI भी एनेबल करके ये डिवाइस आपको दे रहा है ना, तो उस केस में इसको आप ब्राउज़र से भी एक्सेस करके इस डिवाइस को मैनेज कर सकते हो। जो भी चेंजेस आपको करना है आप उसे चेंजेस कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कंसोल पोर्ट से सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ता है। करने के बाद आप क्या करते हो, डिवाइस के किसी एक इंटरफेस को आप एक आईपी दे देते हो, और एक आईपी देने के बाद फिर आपको टेलनेट और SSH एनेबल करना पड़ता है, या फिर आपको HTTP एनेबल करना पड़ता है अगर आपको GUI चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से ये वाले पोर्ट से किसी डिवाइस को कनेक्ट करके या फिर किसी LAN के दूसरे डिवाइस के साथ आप कनेक्ट करके इस डिवाइस का एक्सेस ले सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं सबसे पहले इनिशियली जब हम किसी डिवाइस का एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं। तो हालांकि आपका ऐसा होता है कि आपके जो डिवाइसेस होते हैं वो आपके डेटा सेंटर के अंदर पड़े रहते हैं, या फिर आपका कुछ सर्वर रूम वगैरह होता है उसके अंदर आपके डिवाइसेस होते हैं। कंसोल एक्सेस के लिए एक्चुअली ये फिजिकली आपको विजिट करना पड़ेगा। कंसोल एक्सेस के लिए आपको लैपटॉप लेके डिवाइस के पास जाना पड़ता है और कंसोल पोर्ट में आपको कनेक्ट करके आपको डिवाइस का एक्सेस लेना पड़ता है। ये आपको करना पड़ेगा। कंसोल एक्सेस आप कहीं दूर से रिमोट वाला एक्सेस आप नहीं ले सकते। लेकिन मैनेजमेंट वाला जो पोर्ट है ना, इस केस में आप दूर से भी एक्सेस ले सकते हो। एक बार कंसोल पोर्ट में जाके आप मैनेजमेंट इंटरफेस जो होता है उसको आपने आईपी दे दिया, तो उसको क्या करते हो आप, इसके साथ आप किसी स्विच को कनेक्ट कर दो दूसरे जगह पे, या फिर आपने LAN के साथ इस पोर्ट को आप कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करने के बाद आप कहीं से भी बैठ के मैनेजमेंट आईपी को जो है ना आप एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस करके इस डिवाइस का एक्सेस ले सकते हो। मैनेजमेंट पोर्ट और ये वाले पोर्ट, इनमें कोई डिफरेंस आपका नहीं होता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली अलग सा एक पोर्ट दे देते हैं मैनेजमेंट पोर्ट नाम का। इसमें भी आपका सेम चीज़ होता है, वही आईपी एड्रेस वगैरह आपको देना पड़ता है एक्सेस करने के लिए, और सारे सर्विस जैसे ये पोर्ट के लिए आपको एनेबल करना पड़ता है, इसको भी आप कर सकते हो। आप चाहो तो मैनेजमेंट पोर्ट यूज कर सकते हो, आप नहीं चाहो तो ये वाला एक पोर्ट को भी एक्सेस करके आप मैनेजमेंट ले सकते हो एक डिवाइस का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बेसिकली मैनेजमेंट पोर्ट आपको ऑलरेडी एक डिवाइस के साथ इसलिए मिल जाता है कि उसके अंदर आपका कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया एक आईपी एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, तो ये कुछ बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी आपको इनबिल्ट एक डिवाइस में मिल जाता है, ताकि आप क्या हो सके कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट अपने डिवाइस को प्लग कर लो और प्लग एंड प्ले हो जैसा काम है ना, उस तरह का आप लेके एक डिवाइस का एक्सेस लेकर आप काम कर लो। इसके बाद आपका एक बार आपको डिवाइस का एक्सेस मिल गया, फिर उसके बाद जो होता है आपका जो भी चीज़ होता है, मैं आपको एक बार कंसोल केबल वगैरह मैं तो फिजिकली यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं दिखा देता हूँ भाई। वो थोड़ा पोर्ट का भी इमेज थोड़ा दिखा देते। हाँ मैं दिखा देता हूँ, वही इमेज वगैरह ही मैं दिखा सकता हूँ भाई यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला 1 नंबर का पोर्ट है और 5 नंबर का पोर्ट है कि आपके पास ऑक्सिलरी होगा। ये आपका कंसोल पोर्ट हो गया RJ45 जैसा ही, जैसे RJ45 पोर्ट होता है ना, ये भी आपका बेसिकली एक RJ45 पोर्ट ही है और इसको आप कंसोल पोर्ट बोलते हो। जैसे आपको इथरनेट पोर्ट वगैरह देखने को मिलते हैं ना RJ45 वाला, ये भी सेम वैसे ही है। और वहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऊपर कंसोल लिखा हुआ होता है, आपको पता चल जाता है कि हाँ ये कंसोल वाला पोर्ट है।
और एक आपको देखने को मिलेगा MGMT 5 नंबर का, मैंने आपको बताया था ना। ये MGMT मतलब आपका ये भी सेम तरह आपको ईथरनेट पोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपका मैनेजमेंट पोर्ट होता है, ठीक है। इसके बाद आपका डिवाइस में जो भी पोर्ट है उसको भी कॉन्फ़िगर करके आप ले सकते हो। तो आपके डिवाइस में आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है, आप सबसे पहले अगर नया डिवाइस आपके पास है तो आपको अपने लैपटॉप को उस कंसोल पोर्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, फिर उसके बाद उस डिवाइस को एक्सेस करना पड़ता है आपको, ठीक है। पुट्टी वगैरह से आपको एक्सेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है उस डिवाइस के लिए आप कर लो। टेलनेट SSH वगैरह आपको एनाबल करना पड़ता है। एनाबल करने के बाद आप फिर अपने नेटवर्क कहीं से भी, अपने नेटवर्क में कहीं से भी बैठ के उस डिवाइस का आप CLI एक्सेस वगैरह ले सकते हो। भाई ये पुटी एक एप्लीकेशन है क्या? हाँ, पुट्टी आपका एक एप्लीकेशन है और ये फ्रीली आपको मिलता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 MB का साइज होता है इसका। ये ऐसे ही पोर्ट है। और मैं थोड़ा आपको एक USB पोर्ट के बारे में, इसने मिनी USB पोर्ट इसने रखा है। तो एक्चुअली आपके पास क्या होते हैं, आपको मिनी USB और USB पोर्ट भी आजकल बहुत सारे डिवाइसेस के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 4 नंबर वाला पोर्ट जो कनेक्ट है ना, उस पर आप देख लो। तो ये 4 नंबर वाला पोर्ट जो है ये आपके पास शायद USB पोर्ट है। हाँ, USB पोर्ट है। और मिनी USB आपका 3 नंबर वाला पोर्ट है, ठीक है। मैं ये इमेज को एक बार प्रिंट कर लेता हूँ। ये वाला जो आपके पास पोर्ट हो गया ना, ये आपके पास मिनी USB पोर्ट हो गया। और ये जो 2 पोर्ट आपके पास हो गए ये USB पोर्ट आपके पास हो गए, ठीक है। USB और मिनी USB पोर्ट इसलिए आपका दिया जाता है, इस मिनी USB पोर्ट से भी आप चाहो तो कंसोल एक्सेस ले सकते हो। ये फीचर भी आपके पास अभी के लिए कुछ मॉडल में आ रहे हैं। मिनी USB पोर्ट से आप कनेक्ट करके भी अपने लैपटॉप में वो वाला लेके USB वाला पोर्ट पे कनेक्ट कर लो, आपको कंसोल एक्सेस मिल जाएगा। और ये वाला जो आपका USB पोर्ट आपको मिल रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, अभी के लिए आपके पास कुछ ऑप्शन मैंने आपको बताया था ना, आप USB से भी अपने डिवाइस को आप बूट कर सकते हो, या फिर USB से आप पेन ड्राइव में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आप कॉपी करना चाहते हो अपने उसके अंदर, स्विच के अंदर, तो आप USB मतलब अपने पेन ड्राइव वगैरह में वो फाइल को आप ले सकते हो और लगा के डायरेक्ट यहाँ पे उसे कॉपी कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स जैसे आपको PC वगैरह में देखने को मिलता है, तो USB वाला फीचर भी अभी के लिए आपको कुछ डिवाइसेस में देखने को मिलते हैं। और इसमें आपका ये हो गया, ये बस यही 2 चीज़ के लिए आपका ये होते हैं। और ये मिनी USB पोर्ट पे आपका ऐसे ही होता है, आप चाहो तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए भी उसे यूज कर सकते हो, कोई फाइल वगैरह कॉपी करने के लिए, या फिर अगर आपको कुछ अपने डिवाइस का जो बैकअप है ना, वो बैकअप भी अगर आपको चाहिए तो बैकअप के लिए भी आप इस USB में आप क्या कर सकते हो, अपना पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करके बैकअप फाइल आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो 6 नंबर वाला पोर्ट ये दिखा रहा है ना, ये 4 पोर्ट यहाँ पे आपको, ये शायद SFP के लिए इसने दिया है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, आपके पास जो डिवाइस होता है ना, ये 48 पोर्ट आपके लिए, जो ये 48 पोर्ट वाला स्विच है, तो ये जो टोटल 48 पोर्ट आपका यूजर पोर्ट हो बोलते हैं, या फिर एक्सेस पोर्ट आप बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें आपका PC वगैरह कनेक्ट होता है। और ये 4 पोर्ट जो है ना, आपके पास मान लो और एक डिवाइस था, उस डिवाइस के बीच में जब आप ट्रंक लिंक वगैरह कॉन्फ़िगर करते हो ना, तो उनके लिए थोड़ा ज़्यादा बैंडविड्थ चाहिए आपको। मान लो ये वाले पोर्ट आपका 1 Gbps का था, जितने सारे पोर्ट आपके पास है, ये वाला पोर्ट आपको 10 Gbps का मिलते हैं। इसीलिए क्योंकि आपका जो ट्रंक लिंक होता है ना, उसमें क्या होता है, सारे पोर्ट का जो ट्रैफिक है ना वो पास करता है। इतने सारे पोर्ट में जितने भी आपके पास डिवाइसेस कनेक्ट है, वो जितने भी ट्रैफिक जनरेट करेंगे, आपका क्या होता है, जो ट्रंक लिंक होता है उनके साथ आपका पास करना पड़ता है। तो वो उस ट्रंक लिंक का जो बैंडविड्थ कैपेसिटी है ना, वो आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। इसीलिए कुछ स्पेसिफिकली ज़्यादा बैंडविड्थ वाला पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं कुछ डिवाइसेस में। 2-4 पोर्ट आपको, 4 बेसिकली आपको देखने को मिलेगा, 4 ही पोर्ट या 8 पोर्ट के साथ आपको देखने को मिलता ही है। तो ये कहानी थी आपके कुछ डिवाइसेस के पोर्ट के बारे में। और ज़्यादा हम जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे इनके बारे में भी हम आगे और भी देखते जाएंगे। कोई कुछ बोल रहा है तो भाई जो ऑक्स पोर्ट क्या होते हैं? ऑक्स पोर्ट देखो आजकल के डिवाइस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो कुछ पुराने जो डिवाइसेस थे ना, उसमें ऑक्सिलरी पोर्ट करके आपको देखने को मिलता है, लेकिन उसका एक्सेस भी किसी के पास नहीं है उस पोर्ट से एक्सेस करने के लिए। आप देखे हो ना, पुराने वाले ज़माने में आपके पास जब नोकिया फ़ोन वगैरह था, तो उसमें आप क्या करते थे, उस नोकिया फ़ोन में अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप USB से उस फ़ोन से आपके PC के साथ कनेक्ट करते थे। आपको नोकिया PC स्वीट करके एक एप्लीकेशन होता था। उस PC स्वीट एप्लीकेशन को आप क्या करते थे, अपने PC जो होता है ना, उस PC में आप इंस्टॉल करते थे। इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन से आप क्या करते थे, यहाँ से इस PC में बैठ के उस PC स्वीट एप्लीकेशन को आप ओपन करके क्या करते थे, डायल अप कनेक्शन इंटरनेट के लिए लेते थे ना, कुछ $*999# करके, या फिर ऐसा कुछ नंबर होता था, शायद *#999* करके कुछ एयरटेल का होता है।
वो नंबर को अगर आप यहाँ पे बैठ के डायल करते हो ना, तो वो नंबर आपका फ़ोन से डायल होता है ऑटोमेटिकली, और एक बार वो डायल सक्सेस हो गया आपको इंटरनेट मिल जाता है, जिसे डायल अप कनेक्शन आप बोलते हो। तो इसमें भी आपका ऐसा ही था, कुछ आप डायल करके कुछ नंबर वगैरह होता था, उस ऑक्सिलरी पोर्ट से आप क्या करते थे, कुछ दूसरे डिवाइस जो है उसको कनेक्ट करते थे, वहाँ पे भी आप उसी तरह का डायल अप सर्विस को यूज करते थे, और करने के बाद आपको ये जो डिवाइस है ना, उसका कंसोल एक्सेस आपको ऑक्सिलरी पोर्ट से भी मिलता था। आप बेसिकली उसे एक तरह का बैकअप वाला कंसोल पोर्ट आप मान सकते हो। लेकिन ये वाला फीचर आपको कहीं पे भी आज के ज़माने में लेटेस्ट मॉडल में नहीं है। पुराने मॉडल में आपको पोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन कोई एक्सेस किया है आपको बोलने को भी सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होता था आपका ऑक्सिलरी पोर्ट। ये भी बेसिकली आपका कंसोल पोर्ट की तरह डिवाइस का एक्सेस लेने के लिए ही था। ठीक है, फिर एक बार मैं कंसोल पोर्ट आपको दिखा देता हूँ। ये होता है आपका कंसोल केबल। ठीक है, एक एंड पे आपको RJ45 वाला आपका जो कनेक्टर होता है वो देखने को मिलता है, दूसरे एंड पे आपका क्या होता है, एक आपको ये वाला जो सीरियल वाला होता है ना, ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और आप क्या करते हो, इसमें लैपटॉप वगैरह में कनेक्ट करने के लिए आपको एक USB टू सीरियल कन्वर्टर आपको देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा आपको कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि आपको क्या होता है कि USB वाला पोर्ट मिल जाता है। USB पोर्ट को आप अपना लैपटॉप में कनेक्ट करते हो, और दूसरा एंड में जो आपके पास होता है उसको आप क्या करते हो, उस कंसोल वाले जो आपके पास सीरियल पोर्ट था ना, उसमें आप लगा लेते हो, फिर RJ45 वाले पोर्ट को आप डिवाइस में कनेक्ट कर लेते हो। ये केबल आपको जनरल, अगर आप ये वाले सीरियल केबल के बारे में अगर आप बात करोगे जनरल, तो आपको 200-300 रुपये में मिल जाता है। अगर आप USB कन्वर्टर वाला यूज करोगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 300-400 रुपया या 500 रुपया खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका भाई, और जो रिमोट लेना है राउटर को, हाँ। तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। मतलब कि राउटर अभी एक पीसी से कनेक्ट होकर रहता है, उसके रिमोट बाद जो देखो, रिमोट लेना मतलब आपका यही है, जैसे मैंने आपको कंसोल के बारे में बताया ना, तो डिवाइस के कंसोल पोर्ट में अगर आप कनेक्टेड हो, तो मैंने आपको बताया इस कंसोल पोर्ट से फिजिकली आपको विजिट करना पड़ेगा, अपना लैपटॉप कनेक्ट करना पड़ेगा, मैंने आपको ये बताया। ठीक है, अगर आप इस डिवाइस में टेलनेट या SSH एनेबल आपने कर दिया, तो आप अपने नेटवर्क में कहीं पे भी किसी दूसरे डिवाइस के साथ भी आप कनेक्ट हो ना, और ये डिवाइस तक अगर आपका रीचेबिलिटी है, तो आप अपना डिवाइस को कहीं पे भी कनेक्ट करके, अगर ये डिवाइस तक आपका रीचेबिलिटी है, तो आप टेलनेट या SSH के जरिए इस डिवाइस का CLI एक्सेस ले सकते हो। तो इस तरह का एक्सेस को आपका रिमोट एक्सेस बोला जाता है। हालांकि आप आगे इसके बारे में जानोगे। रिमोट एक्सेस मतलब फिजिकली एक्सेस, मतलब आपका डिवाइस के साथ आप डायरेक्ट अपना डिवाइस को अटैच करके एक्सेस ले रहे हो। रिमोट एक्सेस मतलब आप डिवाइस के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं हो, इनडायरेक्टली आप कहीं से इस डिवाइस का एक्सेस हो, या फिर इनडायरेक्टली आप कहीं से इस डिवाइस के साथ कनेक्टेड हो लॉजिकली, और आप इसका एक्सेस ले रहे हो, उसको हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस। भाई, जो अभी जो एप्लीकेशन है एनीडेस्क और टीम व्यूअर, वो एप्लीकेशन को मदद से हम रिमोट ले, हाँ, वो रिमोट एक्सेस लेने के लिए आपके डिवाइस का, तो उसी से भी कर सकते हैं ना? नहीं, उसी से आप नहीं कर सकते, क्योंकि एनीडेस्क आपका एक एप्लीकेशन है जो कि विंडो या फिर लिनक्स वगैरह में आप चला सकते हो। उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप एक्स्ट्रा एक एप्लीकेशन लगा के आप लेते हो, और ये आपका नेटवर्क डिवाइस है, इसके ऊपर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर रहे हो। वो अलग सा कंसेप्ट है, ये टोटल अलग सा कंसेप्ट है। ठीक है, अगर आपको कोई बता रहा है कहीं पे, अगर आप सुन रहे हो कि किसी डिवाइस का एक्सेस मैं यहाँ पे बैठ के ले रहा हूँ एनीडेस्क यूज करके, हाँ आप ले रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक कंपनी में आपके पास ऐसा था, अभी कोविड-19 के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, अब देखो मेरे कंपनी, मान लो एक कंपनी का हमने कोई राउटर पे उसका इशू हो गया, ये राउटर था, ये जो डिवाइस उस कंपनी के अंदर था ना, ये डिवाइस ऑलरेडी इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इस डिवाइस से मैं, जो लोग यहाँ पे, जो एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ पे बैठा है, वो इस डिवाइस से इस राउटर का एक्सेस ले रहा है, और ये डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है। अभी मैं क्या करूँगा, मैं तो दूर बैठा हूँ ना, वो कंपनी जो था वो बेंगलोर में था, ये वाला कंपनी बेंगलोर का पार्ट है, और मैं हैदराबाद में बैठा हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपने डिवाइस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लूँगा और एनीडेस्क एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लूँगा, और इसको भी बोलूँगा ये वाला डिवाइस पे एनीडेस्क इंस्टॉल कर ले। करने के बाद क्या होगा, मैं इस डिवाइस का एक्सेस ले लूँगा इंटरनेट से। ठीक है, मैं इस राउटर का एक्सेस नहीं ले रहा हूँ, इस डिवाइस का एक्सेस ले रहा हूँ। एक बार ये डिवाइस का एक्सेस यहाँ पे मेरे को मिल गया ना, फिर मैं क्या करूँगा, मेरे को ये वाला डिवाइस को एक्सेस करना है, करने के बाद इसी डिवाइस से मैं क्या करूँगा, पुटी या फिर कुछ भी खोल के ये वाले डिवाइस को एक्सेस करके उसको मैनेज करूँगा। मैं किसी विंडोज डिवाइस का ही एक्सेस ले रहा हूँ, और फिर उस डिवाइस से मैं उस नेटवर्क डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ।
ना कि मैं डायरेक्ट एनी डेस्क के उस नेटवर्क डिवाइस से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता जी है। भाई, जो राउटर के डिवाइस में जब टेलनेट और वगैरह की एसएसएस वगैरह रिमोट लेना चाहेंगे तो उसके लिए और अलग सा केबल है क्या? नहीं, कुछ भी केबल नहीं, ये सर्विसेज आपको जैसे आप राउटिंग प्रोटोकॉल वगैरह चलाते हो इस तरह भी ये टेलनेट और एसएसएस प्रोटोकॉल को आपको एनाबल करना पड़ता है। हालांकि आप थोड़ा सब्र रखो, एक रात में आपका सारे चीज़ नहीं होता है, धीरे धीरे आप आगे जानोगे। ठीक है, टेलनेट एसएसएस के बारे में भी हम पढ़ेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, सारे कुछ हम करेंगे, तो अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली अभी के लिए आप बस इतना ही याद रखो कि आपको एक डिवाइस को आप कैसे एक्सेस ले सकते हो। आपके पास दो तरह का एक्सेस है। फिजिकल एक्सेस के लिए आपके पास वो हो गया, आपके पास कंसोल पोर्ट हो गया। रिमोट एक्सेस के लिए आप टेलनेट एसएसएस वगैरह यूज करके आप चाहो मैनेजमेंट पोर्ट को एक्सेस करो या फिर किसी दूसरे पोर्ट को एक्सेस करो। हालांकि मैनेजमेंट पोर्ट क्यों स्पेसिफिकली बनाया गया अभी मैं नहीं आपको बता रहा हूँ, वो हम आगे जानेंगे। वो थोड़ा डिवाइस सिक्योरिटी के लिए होता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि मैनेजमेंट पोर्ट और जनरल पोर्ट दोनों सेम होते हैं, तो फिर उसने मैनेजमेंट लिख के कुछ अलग सा पोर्ट क्यों दिया, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए नहीं।